नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन बुक में। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के सामान्य विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यह है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास संख्या 11 है। इससे पहले मैंने आपको 10 क्लास करा दी है। अगर आपने वह 10 क्लास नहीं देखी है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर रेलवे ग्रुप डी जनरल साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर आप वह 10 क्लास देख सकते हैं। तो आज की यह 11वीं क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है शून्य, बी ऑप्शन है उदासीन, सी ऑप्शन है धनात्मक और डी ऑप्शन है आपका ऋणात्मक। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा शून्य। क्योंकि जब विस्थापन बल के क्या होता है, लंबवत होता है, तो किया गया कार्य क्या होता है भाई, शून्य होता है। क्योंकि देखो, जो आपका कार्य का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, W इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कोस थीटा। ठीक है भाई। अगर क्या कहा है, अगर विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो, ये आपका बल है और इसके लंबवत ये आपका विस्थापन है। तो बल और विस्थापन के बीच ये क्या है, आपका बल है और ये है विस्थापन। तो इसके बीच कितना कोण बन रहा है, ये बन रहा है 90 डिग्री का। कितना बन रहा है भाई, 90 डिग्री का। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 90 डिग्री। W बराबर एफ इंटू डी इंटू थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो कोस कितना हो जाएगा, ये कोस 90 हो जाएगा। तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 90 की वैल्यू होती है आपकी शून्य। जो कार्य होगा वो कितना हो जाएगा भाई, शून्य हो जाएगा। क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे, किसी में भी जीरो की मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है सारा। तो यहाँ पर कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, आया समझ आपको। अब अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य की गणना करें। जी का मान दिया है आपको 10। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आंसर आया है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको बताने की कौन सा सही है। ए है आपका 155 जूल, बी ऑप्शन आपका 150 जूल, सी ऑप्शन 140 जूल और डी ऑप्शन आपका 100 न्यूटन। तो देखते हुए इसका आंसर क्या आता है। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर mgh। ठीक है, m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 15 केजी। तो हम यहाँ पर 15 केजी लिख लेंगे। ठीक है, इंटू जी की वैल्यू कितनी दी है आपको, 10 दी है, तो यहाँ पर हम 10 रख लेंगे। इंटू हाइट कितनी दी है आपको, 1 मीटर, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, 15 की मल्टीप्लाई जब हम 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 150 जूल। कितना हो जाएगा, 150 जूल। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 150 जूल। ठीक है, आया समझ आपको ये क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। आपको बताना है कि किस पर निर्भर नहीं करता है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका प्रयुक्त बल, बी ऑप्शन आपका वस्तु के द्रव्यमान, सी ऑप्शन है विस्थापन और डी ऑप्शन आपका बल और विस्थापन के बीच कोण। तो जो आपका किया गया कार्य होता है वो किस पर निर्भर नहीं करता, वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। डैश कार्य कहलाता है। आपको बताने की कार्य क्या कहलाता है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है बल इंटू विस्थापन, बी ऑप्शन आपका द्रव्यमान इंटू त्वरण, सी ऑप्शन आपका लंबाई इंटू चौड़ाई और डी ऑप्शन आपका द्रव्यमान इंटू आयतन। तो कार्य क्या कहलाता है, बल इंटू विस्थापन। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि बल का फॉर्मूला क्या होता है, आप सॉरी कार्य का फॉर्मूला क्या होता है आपका, W बराबर एफ इंटू डी। ठीक है, एफ क्या है यहाँ पर, ये है बल और डी क्या है आपका विस्थापन। ठीक है भाई, आया समझ आपको। अब अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य होता है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका 50 न्यूटन, बी ऑप्शन है आपका -50 न्यूटन,
सी ऑप्शन आपका 50 जूल और डी ऑप्शन आपका -50 जूल। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है भाई, W बराबर F इंटू डी। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख लेते हैं। F की वैल्यू कितनी है, बल की वैल्यू है 10 न्यूटन, तो यहाँ 10 लिख लेंगे, इंटू विस्थापन कितना हो रहा है आपका 5 मीटर, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5। इसको सोल्व कर लेते हैं, 10 पंजे कितना हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 50 जूल। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमारा 50 जूल, सी ऑप्शन में हमारा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा 50 जूल। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है ए विस्थापन पर, बी बल और विस्थापन के बीच कोण पर, सी प्रयुक्त बल पर और डी ऑप्शन आपका डी वस्तु के द्रव्यमान पर। इनमें से क्या सही है आपको बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन आपका बी सी और डी, बी ऑप्शन आपका ए बी और डी, सी ऑप्शन आपका ए सी और डी और डी ऑप्शन आपका ए बी और सी। मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी कराया है। ठीक है, तो इसमें से हमें बताना है कि किस पर निर्भर करता है। तो विस्थापन पर भी निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर भी निर्भर करता है और प्रयुक्त बल पर भी करता है। वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो ए बी सी कौन सा ऑप्शन में हमारा, डी ऑप्शन में है ए बी सी, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, कार्य इन तीनों पॉइंट पर निर्भर करता है। अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह डैश करता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन है सकारात्मक कार्य, बी ऑप्शन है नकारात्मक कार्य, सी ऑप्शन है अधिकतम सकारात्मक कार्य और डी ऑप्शन है बिल्कुल कोई कार्य नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल कोई कार्य नहीं। क्योंकि अगर किसी वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं और उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है, वो विस्थापित नहीं हो रही है, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। देखो कैसे, फॉर्मूला क्या होता है कार्य का, W बराबर F इंटू डी। मान के चलो ये एक ब्लॉक है या दीवार है, मैं इसको इधर को धक्का दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इसमें 30 न्यूटन 40 न्यूटन 50 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ और इसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये यहीं पर फिक्स है। ठीक है, ये एक जगह फिक्स है, तो मेरे द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि मैं मान के चलो इसमें 10 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, विस्थापन कितना हो रहा है 0 हो रहा है, तो मेरे द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल कोई कार्य नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डैश न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन है वेग, बी ऑप्शन है विस्थापन, सी ऑप्शन है शक्ति और डी ऑप्शन आपका संवेग। तो विस्थापन न होने पर किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा विस्थापन, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया था इसके बारे में। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है, तो किया गया कार्य क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन है उदासीन, बी ऑप्शन है ऋणात्मक, सी ऑप्शन है धनात्मक और डी ऑप्शन आपका शून्य। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा शून्य। अगर बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा भाई शून्य हो जाएगा। वो किस प्रकार से मैं आपको समझा देता हूं। यह है आपका बल और यह है विस्थापन, ठीक है, इसके बीच कितना कोण है, यह है आपका 90 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है आपका कार्य का, W बराबर F इंटू डी इंटू कोस थीटा। ठीक है भाई, यहाँ पर थीटा की वैल्यू रख लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा कोस 90। ठीक है, कितना हो जाएगा कोस 90 हो जाएगा। कोस 90 का मान कितना होता है, तो 0 होता है, तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा टोटल। ठीक है भाई, आया समझ में आपको किस प्रकार से 0 आया है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गति करती हुई कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन आपका ऋणात्मक, बी ऑप्शन है शून्य, सी ऑप्शन आपका अपरिमित और डी ऑप्शन आपका धनात्मक। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक बस 4000 न्यूटन के
स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है। बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका 1 मीटर, बी ऑप्शन आपका 2 मीटर, सी ऑप्शन आपका 1.5 मीटर और डी ऑप्शन आपका 0.5 मीटर। देखते हैं भाई इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है आपका, W बराबर F इंटू डी। क्या होता है भाई कार्य का फॉर्मूला, ये होता है आपका W बराबर F इंटू डी। हमें क्या निकालना है यहाँ पर, हमें निकालनी है दूरी। क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं कार्य कितना है 2000 जूल, कितना है 2000 जूल इक्वल टू एफ कितना दिया है आपको, बल कितना दिया है 4000 न्यूटन, कितना दिया है भाई 4000 न्यूटन दिया है इंटू डी। तो ये 4000 है यहाँ पर गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ये 2000 अपॉन 4000, कितना आ जाएगा 2000 अपॉन 4000 इक्वल टू डी। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई डी का मान, डी का मान आ जाएगा 0.5, कितना आ जाएगा 0.5 मीटर। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है हमारा 0.5 मीटर, आपके डी ऑप्शन में है 0.5 मीटर, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किया गया कार्य की मात्रा जूल में होगी। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 40, बी ऑप्शन है आपका 4, सी ऑप्शन है आपका 0 और डी ऑप्शन आपका 39.2। तो देखते हैं भाई इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है आपका, W बराबर F इंटू डी। तो W बराबर F की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 केजी इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 है, क्योंकि वो वहीं पर उसको लेकर खड़ा है तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो कार्य कितना हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 0। ठीक है भाई, तो बच्चे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, लड़के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो कितना है 0 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यदि बल और विस्थापन के बीच कोण डैश है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका 45 डिग्री, बी ऑप्शन आपका 0 डिग्री, सी ऑप्शन आपका 90 डिग्री और डी ऑप्शन आपका 180 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है भाई, अगर बल और विस्थापन के बीच कोण 180 डिग्री है तो किया गया कार्य क्या होगा आपका ऋणात्मक होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य डैश। आपको बताने कि उस पर किया गया कार्य क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 0 है, बी ऑप्शन आपका निर्धारित नहीं किया जा सकता, सी ऑप्शन आपका सकारात्मक है और डी ऑप्शन आपका ऋणात्मक है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा 0 है। 0 क्यों है, क्योंकि मान के चलो ये एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, कोई वस्तु इसमें घूम रही है इस प्रकार से, तो ये घूमेगी, एक राउंड करते ही डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाता है तो किया गया कार्य क्या होगा आपका 0 होगा। इस कारण से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा 0, क्योंकि हर एक चक्कर में डिस्प्लेसमेंट कितना होता रहेगा 0 होता रहेगा, चाहे हम इसको कितना भी घुमाते रहे कितना भी घुमाते रहे, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा आपका 0 आएगा। इस कारण जो कार्य होगा वो क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ आपको। अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है तापमान में वृद्धि, बी ऑप्शन है नमी, सी ऑप्शन है सतह क्षेत्र में वृद्धि और डी ऑप्शन आपका हवा की गति में वृद्धि। तो क्वेश्चन क्या था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है, वो है आपका नमी मॉइस्चर। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा नमी। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 16, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है ऑक्सीकरण, बी ऑप्शन है आपका उद्रपातन, सी ऑप्शन है वाष्पीकरण और डी ऑप्शन आपका संघनन। तो तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण कहा जाता है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा वाष्पीकरण। ठीक है भाई, उद्रपातन किसे कहते हैं, ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलना, उसको क्या कहते हैं उद्रपातन कहते हैं। संघनन किसे कहते हैं, गैस से द्रव्य में बदलना। ठीक है, इसको क्या कहते हैं संघनन कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन होता है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका ऊध्र्वपातन, बी ऑप्शन है वाष्पीकरण, सी ऑप्शन है संघनन और डी ऑप्शन आपका परिस्मापन। तो ठोस से सीधे गैस में बदलने को क्या कहते हैं? ऊध्र्वपातन कहते हैं। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊध्र्वपातन मतलब सब्लिमेशन। वाष्पीकरण क्या होता है आपका? तरल से गैस में बदलना, ठीक है भाई। और संघनन किसे कहते हैं? गैस से तरल में बदलना, ठीक है, या द्रव्य में बदलना। ठीक है, आया समझ आपको? अब अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मतलब द्रव से ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका विखंडन, बी ऑप्शन आपका उत्सादन, सी ऑप्शन आपका हिमीकरण और डी ऑप्शन आपका संलयन। तो द्रव से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका हिमीकरण, फ्रीजिंग। ठीक है, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिमीकरण। अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, CuCl2 मतलब कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड विलयन का रंग डैश होता है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है नीला लाल, बी ऑप्शन आपका नीला हरा, सी ऑप्शन आपका लाल हरा और डी ऑप्शन आपका पीला हरा। तो कॉपर क्लोराइड का विलयन जो होता है उसका रंग कैसा होता है? आपका नीला हरा होता है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नीला हरा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, दो या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को डैश कहा जाता है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका कोलाइड, बी ऑप्शन आपका विखंडन, सी ऑप्शन आपका निलंबन और डी ऑप्शन आपका विलयन। तो दो या अधिक पदार्थों के सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है भाई? विलयन कहा जाता है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विलयन। अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका हिमोसाइनिन, बी ऑप्शन आपका मैरोसाइनिन, सी ऑप्शन आपका इंडोसाइनिन और डी ऑप्शन आपका एंथ्रोसाइनिन। ये हो जाएगा ने एंथ्रोसाइनिन होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एंथ्रोसाइनिन। एंथ्रोसाइनिन के कारण ही फलों का जो रंग होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है भाई, डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका क्लोरोप्लास्ट, बी ऑप्शन है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी ऑप्शन आपका माइटोकॉन्ड्रिया और डी ऑप्शन आपका राइबोसोम। तो जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है यह पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका या पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है भाई, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है पानी, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन आपका क्लोरोफिल और डी ऑप्शन आपका यूरिया। तो जो पत्तियां होती है वो किस कारण हरी होती है? तो क्लोरोफिल के कारण हरी होती है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लोरोफिल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक क्यों माना जाता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है क्योंकि वे सेल के पावर हाउस हैं, बी ऑप्शन है क्योंकि वे सेलुलर अंतर्वस्तु कहलाती है, क्वेश्चन ऑप्शन सी क्योंकि वे सूक्ष्म जीवों को पचा सकते हैं और डी ऑप्शन है क्योंकि इनमें राइबोसोम और डीएनए होता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें राइबोसोम और डीएनए होता है, इसलिए इसको विचित्र अंगक कहते हैं। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचालन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है तंत्रिका और संयोजी ऊतकों का संयोजन, बी ऑप्शन है तंत्रिका और पेशीय ऊतकों का संयोजन, सी ऑप्शन आपका तंत्रिका और उपकला ऊतकों का संयोजन और डी ऑप्शन आपका पेशीय और संयोजी ऊतकों का संयोजन। तो मानव शरीर के संचालन के लिए मतलब मूवमेंट के लिए कौन उत्तरदायी है? वो है आपका तंत्रिका और पेशीय ऊतकों का संयोजन आपका
बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 25 के 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।